हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे मैके वालों? ठीक ठाक है। एक ख़ास शो है आज आपके लिए जिसकी बहुत अरसे से मुझे मेरे पर्सनल इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी गई। कितनी ख़वातीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये शो करो। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी ये शो करने में, क्योंकि जो बातें हम इस वक्त करने वाले हैं उस सब से मैं भी गुजरी हूँ और बहुत मुश्किल होता है जिस चीज़ से आप गुजरे हो वो चीज़ ओपन करके आप लोगों के सामने लेकर आएँ। मगर मुझे लगा कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही कि ये एग्जिस्ट करती है कोई चीज़। कहते हैं औरत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? औरत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है माँ बनना। वो कंप्लीट हो जाती है जब वो उसके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आता है और वो पहली दफ़ा माँ बनती है, स्पेशली पहली दफ़ा। तो उसको लगता है कि उसको सब कुछ मिल गया, उसको कुल कायनात मिल गई है। और जब वो बहुत केयरलेस होती है एज टीनेजर, वो अपना ख्याल नहीं रखती, वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। मगर जब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तब से उसकी केयरलेसनेस दूर होना शुरू हो जाती है। वो अपनी दवाइयों का ख्याल रखती है, वो एक एक बच्चे की हार्ट बीट का ख्याल रखती है, बच्चे के वज़न का ख्याल रखती है, अपने खाने पीने का ख्याल रखती है, वॉक करती है, एक्सरसाइज करती है। जो उसे झूठी मुँह भी कोई मशवरा दे के चला जाता है वो उसको फॉलो करती है। ये खाओ, वो पियो, नारियल पानी पियो, वगैरह वगैरह वगैरह। वही लड़की जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती थी, आज वो अपने बच्चे के लिए इतना ध्यान नहीं रखने लगती है। मगर फिर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ऐसा उसके साथ क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो बच्चे पे ध्यान नहीं देती, उसको हर वक्त रोना आता है, वो चीखती चिल्लाती है, उसके रवैये नॉर्मल नहीं होते। जिस तरह वो थी उस तरह वो नहीं रहती। आसपास वाले उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने तो अपने आप को क्या कर लिया है, अपने आप को छोड़ दिया है, अपनी शक्ल बना ली है, इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो, बच्चे का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। हमने भी बच्चे पैदा किए, बहुत सारे ताने तिश्ने उसे सहने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। बच्चा पैदा करने के बाद जो 1.25 महीना है उसमें एक चीज़ डेवलप होती है, हर किसी के अंदर नहीं लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, जिसे बेबी ब्लूज़ कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। इससे वाकिफ़ नहीं है हमारे बड़े बुज़ुर्ग, और बड़े बुज़ुर्ग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इस वक्त, क्योंकि वही ये कह देते हैं कि हमने भी 9-9, 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, तुम लोग कौन से नए हो। तो वो जो बच्चियां हैं वो उनको बता नहीं पाती हैं कि हम किस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो ख़ुद अपने होश में नहीं होती हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। जब हम ये प्लान कर रहे थे शो, तो मेरी टीम कह रही थी कि क्या पूरे शो पे आप इस पर बात कर पाएंगी? मैंने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे। कितने लोग हैं, आप एक छोड़ दूसरी खातून से पूछेंगे तो उन्होंने बच्चे पैदा करने के बाद का जो टाइम है वो बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ से गुजारा है। और हमने रिसर्च की तो हमें पता चला 3 में से 1 औरत, यानी ये इतना आम है, इतना कॉमन है पूरी दुनिया में कि 3 में से 1 औरत को बेबी ब्लूज़ होते हैं। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी ये बात पहुंच जाती है कि औरत का दिल चाहता है कि वो ख़ुदकुशी कर ले, जबकि उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी होती है, उसे माँ बनाया होता है, इतना बड़ा दर्जा दिया होता है। मगर फिर भी उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो ये सोचती है कि मैं जाके कहीं से छलांग लगा लूँ। कभी कभार कुछ औरतें ये सोचती हैं कि हम अपने बच्चे को ही कुछ कर दें। अल्लाह ना करे किसी पर भी ये वक्त आए, लेकिन ये वक्त आए तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह उस औरत की हेल्प करनी चाहिए, ये एजुकेट करने के लिए आज का शो है। आइए, अगर आप समझते हैं कि आपको इस बारे में नहीं पता, तो आपके लिए एक नई चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए आज का हमारा शो है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ग्रुप थेरेपी का नाम आपने सुना होगा और इसमें इस तरह का सर्कल बनता है, लेकिन हम सर्कल नहीं बना सकते अपने कैमरों की वजह से, तो हमने सेमी सर्कल बना लिया, लेकिन हम बात पूरी करेंगे। सर्कल आधा बनाया है लेकिन बात इंशाल्लाह ताला पूरी होगी। और आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमने लोग सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि सिलेक्ट इस तरह कि जो भी इस चीज़ से गुज़रे हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ पाएंगे और इसके ऊपर रोशनी डाल पाएंगे। मेरे साथ यहाँ सरवत गिलानी है, वेलकम करती हूँ उनको शो पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक निदा। बड़ा डिस्टिग्मेटाइज करने का टाइम आ गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत हिम्मत करके मैंने अभी आज तक पहले दफ़ा ये टॉपिक रखा है सरवत, मैंने बहुत हिम्मत करके रखा है क्योंकि आप इस चीज़ से गुजरी हैं, मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। और आप कह रही थी कि आपको फीडबैक भी बहुत ऐसे आ रहा है, ख़वातीन खुद बहुत इंस्टा पे मैसेजेस आए हैं, रिक्वेस्ट किए लोगों ने ताकि हम उनके जो बड़े हैं उनको अवेयर कर सकें। सही बात कि उनका ख्याल और बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे साथ हैं यहाँ मलाइका फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सब कहेंगे ये तो हार्ड बॉक्सर लड़की ये इस चीज़ से कैसे गुजर सकती है? Well, I'm a mother और ये टॉपिक काफ़ी डिफरेंट था नॉर्मल टॉपिक से। और मुझे पता लगा तो वो थोड़ा सा शौक था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि हमारी सोसाइटी में इट्स नॉट वेरी कॉमन। और हमारे कुछ स्पेसिफिक बिलीफ्स हैं ट्रेडिशनल, वो बहुत पुरानी सदियों से जो चलते आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन। और वो जो माएँ बिलीव करती हैं वो चाहती हैं कि उनके बच्चे भी आगे उन्हीं पे चलें और बहुएं भी उन्हीं पे चलें। तो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग साइंटिफिक लॉजिक या हार्मोनल कोई बात डिस्कस कर दो या मूड स्विंग्स की बात कर दो या थेरेपी की बात कर दो तो वो एक अलमिया सा बन जाता है, क्या बात हो रही है। तो आई डोंट नो इफ़ पीपल वुड एग्री विद माई पॉइंट्स, बट मेरा भी एक ट्रॉमा है पूरा एज अ मदर। आप बीती है ना, तो फिर वो जाहिर है फिर बंदा वही सोच के बताता है। हमें जाहिर है एक प्रोफेशनल हेल्प की तो ज़रूरत है, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल माउस समझ लें कि हम अपने एक्सपीरियंसेस आपसे बयान करेंगे, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और साइंटिफिक चीज़ होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर आयशा अकबैली हैं जो कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट है। मैंने आपका सरनेम सही लिया? बिल्कुल सही लिया। गड़बड़ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मेरे पास यहाँ सोनिया सुंदस हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं और होस्ट भी हैं, और ये भी हमारे इस कोरम में शामिल हैं क्योंकि ये भी इस चीज़ से गुजरी हैं एज मदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से कोई इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। डिप्रेशन से या बेबी ब्लूज से दुनिया की हर औरत गुजरती है, और इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस देना, इस वक्त मेरे ख्याल से आपने जो टॉपिक रखा है ना, ये आपने कमाल ही कर दिया। जैसे ही मुझे आपकी टीम ने अप्रोच किया, मैंने उनसे टॉपिक पूछा, उन्होंने कहा ये टॉपिक है, एंड आई सेड आई एम इन। इस वक्त आप बड़े कमाल का काम कर रही हैं क्योंकि लाखों ख़वातीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, और हम सभी बैठ के जब अपने एक्सपीरियंसेस बयान करेंगे, सो जो एक अलमिया हो गया है ना, हटो ये कोई ड्रामा नहीं होता, अरे हटो ये कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है, अरे ख़त्म हो जाता है, अरे उठो ठीक है, तो उन्हें पता चलेगा, रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये एक हकीकत है और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छा, मैं शुरुआत अपनी करूँगी सरवत से। सरवत, माशाल्लाह लोग जब देखते हैं आपकी पर्सनालिटी है, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, माशाल्लाह हस्बैंड एक बहुत नामवर सर्जन, हमारे सामने देखते देखते एक्टिंग, फिर उसके बाद सर्जन, एक माशाल्लाह एक परफेक्ट पिक्चर नज़र आती है। आप खुद एजुकेटेड, आपने खुद अपनी पर्सनालिटी, अपना नाम, हर चीज़ इतनी ग्रूम्ड है आप, और हर चीज़ के बारे में आप गुफ्तगू कर सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बच्चों को भी लेके चलती हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि सरवत को भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकते हैं, तो दिमाग ना हैरान हो जाता है, लोग हैरान हो जाते हैं। सही बात है। सो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपसे हम शुरुआत करें। आई विल जस्ट पुट इट वेरी सिंपली कि एक गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, फ़र्ज़ करें एक गाड़ी चल रही है और वो दीवार से लग गई, और जो अंदर ड्राइव करने वाला है उसको ब्रूजेस आए, उसके सर पे लगे, तो आप कहते हैं ओ माई गॉड दे आर सो हर्ट, उसको हर्ट हो रहा है, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ, खून निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें विजुअली नज़र आ रही है उसकी तकलीफ़। ऐसी तकलीफ़ें, ऐसे डिसऑर्डर्स जो मेंटल आपके स्टेट से रिलेटेड होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो क्योंकि वो दिखाई नहीं देते तो अगले को तो पता ही नहीं है, इट्स ओनली द पेशेंट हु इज़ गोइंग थ्रू दैट। तो बहुत सारी अनबिलीवेबली केपेबल ख़वातीन हैं, स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं,
जो इन चीज़ों से आज भी गुजर रही हैं, उनको शायद भी नहीं पता कि वो इन चीज़ों से गुजर रही हैं, और ना ही उनके घर वालों को पता है कि वो इन चीज़ों से गुजर रही हैं। तो मेंटल हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है, और मैं आपका शुक्रिया करूँगी कि आपने ये टॉपिक चूज़ किया, कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती दैट डज नॉट मीन कि वो है नहीं। उसको आपने उसी तरह मोहब्बत से और केयर करते हुए ये चीज़ों को लेके चलना है। आई वॉज़ लकी निदा दैट जब मुझे इस तरह की फीलिंग्स हॉस्पिटल में ही आने लगी। आपके 3 बच्चे हुए हैं, बिल्कुल। तो 3 डिलीवरीज हुई हैं, 3 दफ़ा आप माँ बनी हैं, बिल्कुल। तो क्या आपको तीनों दफ़ा एक ही तरह की फीलिंग्स आपने नहीं फील की? निदा, मुझे पहले 2 में तो कभी पता ही नहीं चला। अच्छा। और 3rd में भी जब मुझे रियलाइज़ हुआ व्हेन आई वाज अनेबल टू फीड द चाइल्ड, ओके। तो मैं बहुत मुझे लाइक पैनिक ही मैं हो रही होती थी, और मुझे बस होता था कि मुझसे नहीं हो रहा। सो 15% ऑफ द women in this entire world go through postpartum depression. 1 in every 7 women is going through postpartum depression. तो यहाँ अगर 7 हैं उनमें से एक ज़रूर है, तो आप इमेजिन कर लें कि पूरी पॉपुलेशन में विच इज़ लाइक 60% ऑफ द वर्ल्ड इज़ विमेन, तो उसमें कितनी ख़वातीन हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही हैं और उनको नहीं पता। ऐसे टाइम पे पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको अनबिलीवेबली ट्रॉमेटाइजिंग और पैनिक अटैक्स होते हैं, तो क्या किस तरह की एंजाइटी होती है, आप डिसीजन घबरा रहे, आप कह रहे हो, आप नॉर्मली खवातीन कह रही होती मेरा दिल घबरा रहा है, सांस नहीं आ रही, पसीने आ रहे हैं, मैं डिसीजन नहीं मेक कर पा रही हूँ कि मैं बेड से उतरूँ, वेरी स्मॉल डिसीजंस, कि मुझे भूख लग रही है, मैं बेड से उतरूँ या नहीं उतरूँ, अगर मैं उतरूँगी तो मैं गिर नहीं जाऊँगी, अगर आप यूँ लेटे हुए तो वो पंखा कह रहे हैं आओ मुझ पे लटक जाओ। अब ये फीलिंग्स एक नॉर्मल औरत को नहीं आती, लेकिन अगर वो आ रही हैं तो आप उनको प्लीज़ नोट करें, एज ए ह्यूमन बीइंग आप नोट करें, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई इन लॉज हैं या फैमिली है या हस्बैंड है तो वो नोट करें, क्योंकि खामोशी में डिप्रेशन सिर्फ ऊपर ही जाता है। बेबी ब्लूज़ कह दें, पोस्टमार्टम साइकोसिस कह दें, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कह दें, अगर वो आइसोलेटेड होगा तो वो और वर्सन सिचुएशन में चला जाएगा। मुझे हॉस्पिटल में रहते हुए ये फीलिंग आई कि मुझसे तो ये नहीं हो रहा, तो मैं अपनी बच्ची को गिरा देती हूँ तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इमेजिन एक औरत, एक माँ जो खुशी से माँ बनी हो, उसका अपनी ये कभी फीलिंग नहीं आ सकती। It can be this bad. It can be so bad, और ये बड़ी रियल फीलिंग्स है। एंड आई रिमेंबर निदा, मैंने आपके ही शो पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हमने बात स्टार्ट की थी, और उस पे मुझे बहुत सारे इनबॉक्सेस आए, और मुझे ख़वातीन और लड़कियों ने बहुत प्यार भेजा कि हमारे माँ बाप, हमारे शौहर कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि ये कोई चीज़ भी होती है। तो आपके शो पे बात करने से, निदा के शो पे बात करने से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई आई एम गोइंग थ्रू दिस। तो मेरे सारे उन लोगों से गुजारिश है कि ये हार्मोनल चेंजेस आर अ वेरी नेचुरल थिंग, एंड दिस इज नॉट अटेंशन सीकिंग। इसमें ये अटेंशन मांग रही है औरत, उसको अटेंशन चाहिए। औरत को अटेंशन नहीं चाहिए, बल्कि औरत को आपकी होलसमनेस चाहिए, केयर चाहिए, और वैसे अटेंशन चाहिए कि आप उनको इस चीज़ से दूर लेके जाएं विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट। आपको जब आपको ऐसा फील हुआ, आपने क्या स्टेप उठाया उसके बाद? मैंने सबसे पहले फहद को ये बताया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको गिरा दूँ, और मैं ज़ारो कतार रो रही थी, बिकॉज इनसाइड यू नो दैट दिस इज़ अ बैड फीलिंग फॉर अ मदर। तो मैं रोए जा रही थी, और मैं फहद से कही थी मुझे इसको बस गिरा देते हैं, और इसको गिरा देते हैं, और मुझे क्यों फीलिंग्स आ रही हैं। तो ही सेड डोंट वरी अबाउट इट, दीज आर पोस्टमार्टम ब्लूज़। नाउ आई वाज लकी कि मेरे सर्जन डॉक्टर हैं और मियाँ हैं, और उनको ये वोकैबुलरी पता है। निदा, मसला ये है कि ना तो हमारे ख़ानदान वालों को ये वोकैबुलरी पता है, ना हम औरतों को पता है। सो मेरी ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ गूगल करें, प्लीज़ इन चीज़ों को बिफ़ोर गेटिंग प्रेग्नेंट और ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और बिफ़ोर योर डिलीवरी,
इन चीज़ों को ज़रूर गूगल करें और अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि कोई और माने ना माने, कोई और हेल्प कर सके ना कर सके, एटलीस्ट यू कैन हेल्प योरसेल्फ। हाँ हाँ। सो आपने पहला स्टेप ये लिया कि आपने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, फिर बाकी चीज़ें हस्बैंड ने संभाली, उन्होंने क्या किया? नहीं, फिर क्योंकि अच्छा शिफ्ट मेरे माइंड में आया कि ओ दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट द रियल मी। तो एक तो डिप्रेशन और गिल्ट इस बात का भी होता है ना कि हाय मेरे पास ये फीलिंग कैसे आ रही। तो उसके बाद जब मैं अवेयर हुई कि ये तो एक फेज़ है और ये ट्रांजिशन है, तो मैं रिलैक्स्ड होके निदा मुझे हुआ कि एवरी टाइम दिस फीलिंग इज़ कमिंग, इट्स नॉट मी। आई कुड सिट विद द फीलिंग एंड एक्सेप्ट इट कि ये एक फीलिंग है, ये एक थॉट है जो मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे दिमाग में आएगी, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी और इसको लेट गो कर दूँगी कि एक थॉट थी, आई और चली। तो आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी? फिर मैंने बहुत सारी थेरेपी ली। फिर अच्छा। मैंने थेरेपी ली और उस थेरेपी से भी ये होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल इनिशियली सेड तुम तो जैसे बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें क्या डिप्रेशन है, तुम्हारी तो बिल्कुल लाइफ परफेक्ट है, बच्चे हैं, मियाँ है, हंसता खेलता अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि दिखाई नहीं देगा, और जो जिसकी लाइफ अगर आप डिफेंस में रह रहे हैं डज नॉट मीन कि आपको डिप्रेशन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को गुजरने से जैसे ही आपको फर्स्ट साइन मिले, प्लीज़ सीक हेल्प। थेरेपी चेंज्ड माय लाइफ। मेरा मॉम गिल्ट कम हुआ। कितने कितने दिन आपने थेरेपी ली और कितने दिनों में आप पे फ़र्क आना शुरू हुआ? निदा मैं 2-3 साल हो गए मैं थेरेपी ले रही हूँ, और मैं तो अब इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ उस थेरेपी की कि मैं छोड़ नहीं सकती। सो डिप्रेशन और एंटी डिप्रेशन की और दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी? नहीं, क्योंकि दवाई लेने से उसी वक्त अफेक्ट नहीं होता। एंड एंटी डिप्रेशन विल गिव यू रिलीफ आफ्टर 3 वीक्स। और उन 3 वीक्स में बहुत एक्सट्रीम थॉट्स आ सकती हैं। और नॉट जस्ट फॉर द बेबी दैट यू गेव बर्थ टू, कि आपने जिसको बर्थ दी है सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके और बच्चों के लिए, आपके घर के लिए। मैं ये जला दूँ, मैं घर जला देती हूँ, सारे बच्चे सो रहे हैं रात को, आपकी वो फीलिंग आएगी कि मैं इनको नींद में मार देती हूँ। These are real feelings, और ये आप बयान नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सास और नंद को जाको कहेंगे, वो कल अगले दिन आपको कहीं कोने में बंद कर देंगी और कहेंगी ये तो पागल हो रही है। सो यू नीड टू बी मोर अवेयर कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, ये आपकी असली फीलिंग नहीं है। सो इस तरह की बातें करने से, बिकॉज ये हार्मोनल चेंजेस हैं, ये एक औरत के कंट्रोल में नहीं है, आप और मैं नहीं देख सकते। ये जब तक एक वोकैबुलरी वाली खातून जिन्होंने ये स्टडी किया हुआ है, वो ही इस चीज़ को डायग्नोस कर सकती हैं और इसकी जो एंटीथीसिस होती है उसको आपको बता सकती हैं कि इसमें आपने करना क्या है। हर माँ, हर सास, एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू दैट। सबको ये होता है कि वो हमने भी तो बच्चे किए, हमने भी तो पैदा किए, तुम कहाँ आसमान से उतरी हो, या ये तो अटेंशन सीकिंग बातें हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। उस वक्त हमारे पास वोकैबुलरी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि ये क्या है, तो हम कैसे समझाते। अब साइंटिफिकली, मेडिकली, थेरेपी वाइज वी हैव द वोकैबुलरी। तो बेहतरीन बात यह है कि इस पे बात होनी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बीमारियों के बारे में, हेल्थ के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो हम उसकी ना पहले से ही एहतियात करते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए हम फलाने वाइटामिन ले रहे हैं। वो क्या कोई ऐसी रिसर्च है कि हमें अब ये पता तो चल गया है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, तो हम प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले अपने आप की हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करें कि ये हमें हो ही ना, हमारे हार्मोन्स को हम कुछ ऐसे ही बैलेंस रखने की कोशिश करें अलग अलग चीज़ों के थ्रू कि ये हमें हो ही ना। हाँ, लेकिन जैसे अभी हमने ये कहा कि सिर्फ वो लोग जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, सिर्फ उनको नहीं होता पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये उन लोगों को भी हो सकता है जो अपेरेंटली एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए क्या इससे पता चल रहा है, मीन्स बाकी चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली, घर में कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर स्ट्रेस की बात करें, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप
मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा, लड़ाई, तानेबाजी नहीं कोई रही, ऐसी चीज हाँ आपकी बन नहीं रही है, आपके घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपके घर में कोई क्रॉनिक इलनेस है, मतलब कोई कांस्टेंट स्ट्रेस है, पैसों की तंगी है, फाइनेंशियल, वही ठीक है, वो सारा आ गया, या फिर आपकी अपनी सेहत, फिजिकली भी आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, आपकी बॉडी वो नहीं रही जिसको आप अपनी बॉडी को जिस तरह पसंद करते थे, आपकी बॉडी उस शेप में नहीं है, आपको वो कपड़े नहीं आ रहे, सेल्फ एस्टीम के आपको लो कर देता है कि आई डोंट लुक द वे आई यूज्ड टू, थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ये तो रिस्क फैक्टर्स हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत समझने वाली है वो है पोस्टपार्टम ब्लूज़, जो बेबी ब्लूज़ हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। देयर इज़ अ डिफरेंस। देखिए जो बेबी ब्लूज़ होते हैं ना, वो हर 10 में से 8 ख़वातीन को हो सकता है। आप देखें इट्स अ हाई नंबर ना। अच्छा, उसमें औरत को रोना बहुत आएगा, वो टीयरफुल हो जाएगी, हर छोटी बात पे रोएगी, मूड्स बहुत स्विंग करेंगे, एकदम अच्छा मूड और फिर एकदम लो हो जाएगा, और वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, 2 से 3 दिन में डिलीवरी के बाद शुरू होता है, और 3-4 दिन में बहुत पीक पे चला जाता है, 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है, और सेल्फ रिजॉल्विंग है, खुद ही ठीक हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर है, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करें। इसको आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये कहते हैं हमारे माशरे में ठीक हो जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी, ये वक्ती है। नहीं, 2 वीक्स से ज़्यादा अगर हुआ तो देन इट इज़ टर्निंग इनटू अ डिप्रेशन नाउ। ये हमारे पास होना चाहिए। शुरुआत में बेबी ब्लूज होते हैं, जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीबडी बट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क ये है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ मोर इंटेंस, ज़रा ज़्यादा लास्ट करता है, और उसके अंदर और बहुत चीज़ें होती हैं, जिसमें मेन ये है, एक तो आप उदास हैं, आपको मज़ा किसी चीज़ में नहीं आ रहा। मैं ब्रेक के बाद इसको प्रॉपर डिस्कस करती हूँ, फिर तुम तैयार हो, तुम अपना वक्त बताने के लिए, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्कस करें कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में होता क्या क्या। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक, अगर किसी ने अभी टीवी लगाया तो बता दें, हम बात कर रहे हैं जब बेबी डिलीवर हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद माँ को एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़, और उसको बहुत सारे और नाम भी दे सकते हैं। आपको लगता है आप चिड़चिड़ी हो गई हैं, आपके रवैये बदल गए हैं, आप वो काइंडनेस जो आपके अंदर थी, या धीमापन नहीं रहा, झुंझलाहट है एक नेचर में, बहुत सारे और नाम, जैसे कि कहा वोकैबलरी का वोकैबलरी आपकी बढ़ाने के लिए बेसिकली आज का शो है, और आपको समझाने के लिए, बल्कि आपको क्या, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को समझाने के लिए कि बेसिकली आपको हो क्या रहा है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहिबा के पास थी और डॉक्टर साहिबा मुझे सिम्टम्स बता रही थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में सिम्टम होते क्या हैं। हाँ, एक तो हमने ये बात की कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन अलग है बेबी ब्लूज़ से। बेबी ब्लूज़ इज़ अ माइल्डर फॉर्म, जिसमें हमें ट्रीटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, ख्याल करना होता है हमें माँ का। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, हमें रोना आ रहा है, हमारा दिल नहीं लग रहा किसी बात में, हम वीव लॉस्ट इंटरेस्ट बेसिकली इन लाइफ, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर अस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही है। मुझे अपने बच्चे को प्यार करने का दिल नहीं कर रहा, मुझे उसका ख्याल करने का दिल नहीं कर रहा, मैं उसके काम नहीं कर पा रही। दैट्स द वर्स्ट थिंग, बिकॉज आपकी बॉन्डिंग ही नहीं हो रही ना बच्चे से, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मॉम गिल्ट, दिस इज़ अ बिग थिंग। आप इतना गिल्टी फील करते हैं, यू कीप टेलिंग योर सेल्फ आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम अ बैड मदर, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू, you know you're not being a good mother at that point, but that is not you basically, that's the disorder. अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद मैं लोगों को बताती हूँ कि ख़वातीन की जो ज़हनी सेहत है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे होते हैं कि फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर के केमिकल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेशन होता है। सो दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड। हमने बहुत आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाया है, हाँ, कि ये होता क्या है साइंटिफिक, हाँ, ताकि आपको पता चले कि मुझे इलाज की ज़रूरत क्यों है, मुझे क्योंकि इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करना है, इसलिए मतलब ये ठीक होगा। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या इस इम्बैलेंस को पहले से ही कोई एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ें हैं हो जिससे हम अपने आप को उनसे बचा सकें?
देखिए कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं वही लाइफस्टाइल चेंजेस। जो किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने से पहले हम कहते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है, मींस आप पूरी नींद ले रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, आप हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, लोगों के रवैये अच्छे हैं आपके इर्द गिर्द, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही बात है। आपकी रिलेशनशिप विद योर इन लॉज जिनके साथ आप रह रहे हैं, विद योर स्पाउस कैसे हैं, विद द अदर चिल्ड्रन यू लिविंग विद एट होम, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हो रहे होते हैं, उस वक्त वहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो। और ये जो मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताया, नींद पूरी हो, खाना अच्छा हो, थोड़ा बहुत आपके पास अपना मी टाइम भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम में, बच्चों में उलझी रहती हैं, उनको नहीं पता लग रहा होता रहती हैं। अच्छा सर, जब तुम्हारी थर्ड बेबी होने वाली थी तो तुम्हारा दूसरा वाला कितना बड़ा था? He was 6. वो 6 का था। तो क्या ऐसा हुआ कि जब तुम प्रेग्नेंट हुई तो वो तुमसे ज़्यादा चिपकने लगा, ज़्यादा उसको माँ की क्रेविंग होने लगी, ऐसा तुम्हें फील हुआ क्या? So निदा, आज भी एला इज़ गोइंग टू बी 2 इन दिसंबर इंशाल्लाह, आज भी मुझे एफर्ट करनी पड़ती है एला के पास जाने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए। मेरा नेचुरल जो लव है वो बेटों पे आता है, नॉट बिकॉज देयर सन्स बट बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि वो फीलिंग्स लिंगर ऑन कर सकती हैं। तो आज भी मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है अपने आप को एला से करीब रखने के लिए। आपका सवाल था कि जो दूसरे बच्चे हैं वो और अटैच हुए, नहीं, वो मुझे बहुत, वो ख़ुद फील करते हैं कि मैं उनसे दूर हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एला के साथ ज़्यादा होती हूँ, तो वो उनसे ज़्यादा मैं फ़ील करती हूँ कि मैं इनके पास बड़े कंफर्टेबली चली जाती हूँ, रोहान आरेस के पास, लेकिन एला के पास मैं नेचुरली नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ खड़े होके कि अच्छा ओके नाउ आई हैव टू गो हग हर, बी देयर फॉर हर। तो वो फीलिंग्स बहुत टोटली डिफरेंट है। जिस बच्चे के साथ आपकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ, उससे उसकी आपके साथ क्या रवैया है, तुम ये बता रही हो ना, सारी तो जिंदगी मैं रिकैप हो रहा है ना कि मेरे तीनों बच्चों में से जिन के साथ ये हुआ, मैं एफर्ट करके मुझे जाना पड़ता था। तो वो एफर्ट आपको डे फर्स्ट से, जैसे मुझे वो एफर्ट इतना ज़्यादा लगता था, अब ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा नहीं लगता बिकॉज आप हील भी कर गए एंड ऑल, बट फिर भी वो एफर्ट लगता है। फीडिंग मुश्किल हो जाता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना आपका दिल नहीं करता, यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड। एंड ऑल्सो जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आप वेल रेस्टेड हो, नए बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है एक वेल रेस्टेड और अच्छी स्लीप। तो वो स्लीप की वजह से, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से मुझे हेलुसिनेशंस भी होती थी। वो ये होती थी कि दरवाज़ा अभी खुलने वाला है, कोई आने वाला है और कोई मुझे स्टैब कर देगा। ये हेलुसिनेशंस हैं, दिन दिहाड़े, रात को नहीं, दिन में। मैं जब उसके कमरे में उसको सुला रही हूँ तो मुझे लगा कि मैंने एला को अब सुला दिया, अब इतना एफर्ट, इतनी फटीग्ड हो गई हूँ मैं, तो मैं जैसे लाइट कम करके मैं देख रही हूँ दरवाजे की तरफ, तो मुझे ये लग रहा है कि कोई आएगा, और ये रियल फीलिंग है। मुझे डर लग रहा है, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है कि कोई आने वाला है। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे हम जितना बात करें, जितनी इसके ऊपर खुद रिसर्च करें। जैसे आप कह रही हैं कि क्या बिफोर द डिलीवरी हम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। गूगल आज हमारे पास है, वी आर वेरी लकी टू बी इन दैट जनरेशन जहां आप कोई भी सवाल करें उसका जवाब आएगा विद रेफरेंसेस, विद मेडिकल। आप हेलुसिनेट कर रही हैं ना, जब डिप्रेशन बहुत सिवियर हो जाए या वर्स हो जाए तो आपको ये ख्याल भी आ सकता है कि मैं खुद को हार्म करूं या मैं बच्चे को हार्म करूं। तो दिस इज द डेंजरस वाला सिचुएशन। और जो मेरे बच्चे हैं उनको भी हार्म कर सकते हैं। हाँ, हार्म मतलब वो साइकोटिक डिप्रेशन की तरफ चला गया। इट्स कॉल्ड पोस्टपार्टम साइकोसिस एंड देन डिप्रेशन आल्सो इज साइकोटिक डिप्रेशन। कुछ डिप्रेशन इतने वर्स हो जाते हैं जिसमें आपको ये वाले थॉट्स आएंगे, अपने आप को मार दूं या बच्चे को मार दूं, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई और दिखाई दे रही होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मलाइका, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? सो आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आपको पता है मैं 14 की थी जब शादी हो गई, एंड आई वाज प्रेग्नेंट जब मैं 15 की थी। तो मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। तुम तो बहुत छोटी थी, लाइक हाँ, तो ये तो, और अभी मतलब अभी बलोगत आई है और ऑलरेडी थोड़े से चेंजेस चल रहे हैं, तो कुछ इतना खास पता नहीं है। एंड देन आई गेट प्रेग्नेंट, और वो भी किस शौक में कि
क्योंकि शादी हो गई है मेरी और मेरी जेठानी की साथ साथ, ठीक है, दोनों भाइयों के साथ शादी हुई है। वो 28 की है, मैं 15 की। लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट है तो इन्होंने कहा कि अब ये भी, तो मैंने भी मना नहीं किया। ठीक है, अब वो इधर टिपिकल सा घराना, तो मैंने कहा ठीक है, ओके। सो आई गॉट प्रेग्नेंट और उसके बाद ऑल ऑफ दोज चेंजेस। अब वो 28 की हैं, उनके डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। मेरी सास के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी माँ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा अपना मुख्तलिफ होगा, लेकिन हर एक को मेरे ऊपर उसको हावी करना है अपने एक्सपीरियंसेस को, कि हमने भी पैदा किए हैं, हमारी बॉडी में भी कोई इतने ख़ास चेंजेस नहीं आए, हमने 9 किए हैं, तो तुम्हें एक करते हुए क्या हो रहा है। तो मैंने अपने आप को ना बहुत टफ़ कर लिया। मैंने कहा ठीक है, करूँगी और मैं ऐसे ही करूँगी। अब मतलब ढीठ बना लिया, चैलेंज ले लिया और देन आई गेव बर्थ एट होम। हाँ, ओह माय गॉड। और इट वाज जब मुझे वेव्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, शिद्दत वाली, और मेरे हस्बैंड सियालकोट में आके काम करते थे और वो मतलब रेयरली आते थे गांव। इट वाज अ विलेज। तो मैंने, शुक्र है उनकी छुट्टी थी उस दिन, तो मैंने उनसे कहा कि स्टे, मुझे पेन हो रही है, वेव्स आ रही हैं। कुछ की वेव्स होती हैं थोड़ी देर के लिए आती हैं, मेरी पूरी रात से आ रही थी। आई कुड फील के पता नहीं क्या हो रहा है, लाइक आई वाज स्क्रीमिंग बहुत ज़्यादा। तो वो नमाज़ पढ़ने चले गए उस टाइम। अब उस टाइम मैं चीखी हूँ तो मेरी सास आके मुझे कह रही है कि घर मर्द बैठे हुए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम चीख रही हो। आई couldn't control it. मुझे दर्द हो रही है, आई can't do anything about it. तो फिर वो चली गई दूसरे कमरे में, and what I'm doing, you know what, मैं कर लेती हूँ, हो जाएगा, सब ने किया है, पुराने ज़माने में भी लोग करते थे, I can do it. So I just sat on my feet. आफ्टर दैट लाइक फिर तुम्हें कब वो बेबी ब्लूज या जो भी डिप्रेशन की फीलिंग्स हैं तुम्हें समझ ही नहीं आई होगी उस वक्त, तुम इतनी छोटी तो इतना वो क्रेजी था। दूसरा, मैं हमेशा से साइंस वगैरह में थी, मतलब मुझे ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने का शौक था। तो आई अंडरस्टूड कि जो इंसानी जो बॉडी है वो इस तरह से काम करती है कि इतने साल हम एक सिंगल जान ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर हमारे अंदर एक सिस्ट की तरह कोई चीज़ बनती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एक बच्चा आपके अंदर बन रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो उसके साथ कोप अप करने के लिए आपका ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और समथिंग लाइक दैट। वो केमिकल्स एक हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म होते हैं जो आपको बैलेंस रखते हैं उस सिचुएशन के दौरान। अब बिलीव इट और नॉट, जो ये प्रेगनेंसी वाली फीलिंग है ये मोस्टली हाई फीलिंग है। ड्रग्स वाली जो फीलिंग होती है ना, जो मेडिकेशन में या जो भी ड्रग्स होते हैं, यस, ये तुम तो वायरल कराने वाली हो। प्रेगनेंसी वाली फीलिंग, हाई वाली फीलिंग, इट इज हाई फील, क्योंकि आपके जिस्म में एक और जान पैदा हो रही है और उस पेन से, इस पेन को टॉलरेट करने के लिए आपका ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो उसको बैलेंस कर सकता है, ताकि आपकी बॉडी ये ना फील करे, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, हाँ, एलियनेटेड नहीं फील करे। तो वो उसको काम रखती है। यू नो द प्लेसेंटा जो बेबी के साथ लगा होता है, जब बच्चे के, मैंने तो खुद देखा था ना, आई सॉ इट माय सेल्फ, मैंने खुद देखा था। बहन तो मेरा शो बन गया, इतनी खुल के बातें नहीं कर। तो वो जो प्लेसेंटा होता है ना, वो क्रिएट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये वो वाले केमिकल्स हैं, ये वो जो आपकी ओवरी, कोई भी एक रिसर्च बेटा गलत हुई ना। हाँ करो। अच्छा, डिटेल में नहीं जाते, बट टॉक अबाउट द फीलिंग दैट यू हैड एंड आपकी फैमिली ने और आपके हस्बैंड ने किस तरह उसको डील किया। तो आई न्यू कि ये सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस है, और ऑफ कोर्स आप अवेयर थी, आपने रिसर्च की, इसलिए आपको पता आई डिड। तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरी सास ने मुझे बहुत कहा कि आपने नहीं पढ़ाई वगैरह नहीं करनी, मतलब किताबें नहीं पढ़नी, टीवी नहीं देखना, या मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि अभी शिले चाहें तो थोड़ी कमज़ोर होंगी, यू नो व्हाट आई मीन, कि वो कहते हैं कि आपकी कमज़ोरी है तो कमज़ोरी में नज़र नहीं किसी चीज़ पे लगनी, तो बिल्कुल बाउंड। और अपने बच्चे के साथ भी नहीं सोना। क्यों? बिकॉज बच्चा अभी सेंसिटिव है, कहीं सोते हुए तुम्हारे नीचे आ गया और समथिंग, बट आई वांट टू ब्रेस्ट फीड हर रात को सोते वक्त, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। जब ऐसा होता है तो माँ और बच्चा दोनों सो जाते हैं और मुझे ज़्यादा नींद चाहिए। तो माय मदर इन लॉ डिडंट अलाउ इट, पर फिर भी मैं रात को ना, मेरी चारपाई सेपरेट लगाई हुई थी, मैं रात को बेड पे जाके उसके साथ सो जाती होती थी। अब मेरे हस्बैंड भी सेपरेट सोते थे। दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट्स दैट आई वांट टू मेंशन, कि ऑफ कोर्स शिला है, डिस्टेंस होना चाहिए, but your husband should be with you 24/7. Yes, you are right.
और शिला का ये तो मतलब नहीं तो है हाँ, कि सब दूर हो जाए। हाँ, It happens ना, छोटे एरिया which is so wrong. यही बात Exactly. करनी है हमें कि एक ये और बात भी ओल्ड वाइफ्स टेल्स हैं ये। हाँ। इनको नहीं आप प्लीज 21st सेंचुरी में अप्लाई करें, हाँ। बिकॉज आपको बेहतर नॉलेज है। लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन फादर्स को भी होता है, उस पे भी हम बात कर सकते हैं। Seriously? ये बहुत डिफरेंट मुझे नहीं पता ये। उनमें तो हार्मोनल चेंजेस नहीं है ना, लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन फादर्स में भी होता है। बीवियों को डिप्रेस देख देख के खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं। ये क्या है? हाँ, देखें क्यों, देखें एक तो उनका नया रोल अच्छा है। पहले हम मलाइका की बात कंप्लीट करके ये हमने जरूर इसको, मुझे तो पता ही नहीं है, बुढ़ी हो गई मुझे पता नहीं चला। मर्द बैठे होंगे इधर। यहाँ पे फादर्स को बुला के शो कर रहे हो। जी मलाइका, ओवर टू यू। सॉरी। तो खैर मैंने उनसे कहा कि आप रुकें, पर वो चले गए हाँ। वापस अपने काम पे। तो मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकी। अब मैं किसी के साथ अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकती। हाँ। एंड मैंने जस्ट उसको लेट गो किया, और मैंने क्या किया कि मैं 15 दिन बाद ही खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरा ध्यान नहीं लग रहा कहीं पे, मुझे कुछ करना है। और बिस्तर पे लेटे लेटे मेरा दिल करता था कि मैं बस खुद को मार लूँ, एंड द सेम थिंग कि आई वांट टू हार्म द बेबी। तो आई लव माई बेबी, यू नो। तो वो थोड़ी देर के लिए होता था कि नहीं, वो वही जो आता है ना, डिस्कनेक्शन आता है। लेकिन फिर दिस माई बेबी, मेरे जैसा लग रहा है, कितना क्यूट है, और मैंने इसको इतनी मेहनत से पैदा किया है, वो वाली चीज़ें। तो मैं उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर मैं जब उसको धूप में लेके जाती थी, मैं खुद भी धूप में जाती थी। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मदर कि वो भी बाहर निकले और वो भी चीज़ों को दोबारा से एक्सपीरियंस करे, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो माँ भी दोबारा से पैदा हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल। आई वॉज एक्सपीरियंसिंग थिंग्स दोबारा से, हील कर रही हूँ बेसिकली, लेकिन अपने बच्चे के साथ। तो दैट वाज इजी फॉर मी टिल जब 6 महीने की हुई, तो देन वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हिट मी। बिकॉज यू नो वाई आई फील, क्योंकि अगर शुरू में ही आपसे कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट करता और आपकी इस चीज़ को समझता, तो वो शायद 6 महीने बाद ट्रिगर नहीं होती। क्योंकि मैंने खुद हील करने की कोशिश की थी, तो नहीं हुआ। तो फिर 6 महीने बाद क्या फीलिंग्स हुई तुम्हारी? I wanted to harm my baby, you know। और मुझे वो वाली हेलुसिनेशन हुई कि there is someone in the mirror, और वो मैं नहीं हूँ, शीशे में कोई और खड़ा है, और वो मुझे फोर्स कर रहा है कि दबा दो, just do that. And I didn't want to do that, but you know, it just happened. अच्छा, मेरा एक सवाल है, उस टाइम पे जब आपको ये फीलिंग्स होती थी, तो आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती थी? Well, once थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गया मेरे से। Okay, and I cannot forgive myself. that's okay. I cannot forgive It myself. wasn't you. It was It me. was a feeling. It was a thought that came and it left because it's not you. So don't ever feel guilty कि आप ये feel कर रहे हो और ये आप थे, because ये thought थी, आई और चली गई. That was the disorder. That was the disorder. That was the hormonal imbalance. So a lot of times माएँ इस डिप्रेशन को दबा देती हैं कि वी वांट टू पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस। हम भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारी सास ने कहा, हमारी अम्मा ने कहा, बच्चे पैदा किए हुए। तो वो आप क्योंकि उस लावे को निकलने नहीं दे रहे, उस चीज़ को बाहर अपने निकलने नहीं दे रहे, और कोई है नहीं आपको हग करने के लिए, इट्स गोइंग टू सिमर डाउन एंड इट विल कम आउट लेटर। सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, एंड द डे आप इधर आज बैठी हो और आप इस बात के बारे में बात कर रही हो, ये बहुत स्ट्रेंथ की बात है। ओके, सो नेवर फील दैट। फिर कैसे निकली आप उसमें से? फिर आई डिड इट स्टिल हॉन्ट्स मी आज भी। तो वो जो गिल्ट है वो, क्योंकि मेरे उसके बाद बच्चे पैदा नहीं हुए, ऑफ कोर्स माय मैरिज डिडंट वर्क, मेरे 4 मिसकैरेजेस हो गए, और आई जस्ट मेरे वो जहन से कभी चीज़ निकली ही नहीं। इट जस्ट हॉन्टेड मी, और मुझे आपने थेरेपी लेने की कोशिश की? नो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, आई कांट डू दैट। अच्छा, कोई बात नहीं। कितने साल की है आपकी बेटी? शी इज गोइंग टू बी 6 हो गई, बल्कि 6 years old. It's never too late to take therapy. Ladies, आज आपको समझ आई है कि कोई प्रॉब्लम थी उस वक्त, पास्ट ट्रॉमास को डील नहीं करते तो लेटर ऑन इट कैन कम बैक, आगे आएंगे। सो प्लीज सीक थेरेपी। थेरेपी उन ट्रॉमास को सामने लाती है, उसके ऊपर बात करती है, उसको आपको सिग्निफाई करती है कि क्या हुआ है, क्लोजर आता है, you move on, it's out of your system. Sharbat, please can you take the break? Yes, absolutely. Guys, बहुत important topic और बहुत real life
स्ट्रगल्स हैं जो एक औरत गुजरती है उससे अपनी ज़िंदगी में, तो ये रियल लाइफ स्ट्रगल्स रियल लाइफ है और ये ख़वातीन को होती है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा 8 women in 7 in 8 women या 8 women in 10। इस पे मज़ीद बात करेंगे, बहुत इमोशनल टॉपिक है, हम सब इस चीज़ से गुजर चुके हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्रोग्राम तो मैंने डिज़ाइन किया था कि ख़वातीन के पोस्टमार्टम डिप्रेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के दौरान ही मुझे पता चला कि मर्दों को भी कुछ ऐसा होता है और वो उसमें कितनी हकीकत है या क्या है वो मैं भी जानना चाहती हूँ और आप भी शायद जानना चाहेंगे। तो चलें हम प्रोग्राम ख़वातीन से हट के अब मर्दों की तरफ थोड़ी देर के लिए सिर्फ थोड़ी सी टेंशन बेचारे मर्दों को भी दे देते हैं। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है ना, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ हार्मोनल तो नहीं है ना, सोशल चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो मर्दों का भी तो रोल चेंज हुआ है ना, इट्स अ न्यू रोल फॉर देम। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फिर वो रूम शेयर करते हैं, रात में बच्चा रो रहा है, रात में आप जाग रहे हैं, वो भी स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। अच्छा, उनको तो नहीं छुट्टी मिलती, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ मैटरनिटी लीव्स होती हैं, तो उनको तो सुबह काम पे भी जाना है। अब वो आधी उनकी नींदें पूरी नहीं हुई, वो काम पे जा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फोकस, दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू वर्क, वहाँ पे भी वो चिड़चिड़े होते हैं, घर आके चिड़चिड़े होते हैं। तो आप देखें ऐसे नए फादर्स हमने देखा है कि वो सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, वो दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, कम बोलते हैं, उनको भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है। सो आप देखें कितने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि उनकी लाइफ भी तो इफेक्ट हो रही है ना। अच्छा, फिर उनको वो टाइम भी नहीं मिलता जो स्पाउस के साथ आप कपल टाइम कहाँ गुजारते हैं, तो दे स्टार्ट मिसिंग दैट, सो दैट दे फील वेरी लोनली, लेफ्ट आउट, क्योंकि माँ तो बच्चे के साथ लगी हुई है तो बाप तो बहुत लेफ्ट आउट फील करता है। तो आप देखिए इतने सारे फैक्टर्स हैं, सो दे ऑल्सो गो थ्रू डिप्रेशन। Can I say something? हाँ, श्योर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि माँ तो बच्चे के साथ लगी होती है, सो दे फील लेफ्ट आउट। तो क्यों ना वो मर्द भी माँ के लिए माँ के साथ बच्चे को रेज करे, उसका पैम्पर चेंज करे, उसको दूध पिलाएं, उसको ये सब चीजें करें, तो मर्द फील नहीं करेंगे लेफ्ट आउट। औरतों को भी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि वो शामिल ही नहीं होते ना, बिकॉज एक पेरेंट मीन्स बोथ द पेरेंट्स। और सरवत कोई शामिल होना भी चाहे तो उसके जो घर वाले हैं वो उस पे उसको उनका इतना प्रेशर होता है कि वो शामिल, दिल चाह रहा होता है उसका कि शामिल हो जाए, मगर वो इसलिए नहीं शामिल हो रहा होता क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, तो वो ये सोचता है कि मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरी अम्मी क्या सोचेंगी। ये बात मैं अब उनकी तो हेल्प नहीं करता था। भाई तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम ये थोड़ी करोगे, तो माँ का वो है। बेसिकली टुगेदर दे कैन एंजॉय द बेबी एज वेल। और फिर माँ को वो रेस्ट भी तो चाहिए ना, बीच में जो ब्रेक्स चाहिए उसमें अगर जैसे बहुत सारे फादर्स इस तरह करते हैं कि अच्छा तुमने फीड करा दिया, लाओ बर्प मैं करा देती हूं, डकार मैं दिलवाऊं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन जाती है, तो ये मैं करवा देता हूँ। अच्छा तुमने इसको रैप कर दिया, तुमने मुझे नहीं उठाया जाता। मर्दों के पास ये बहाना होता है, हाय मुझसे बच्चा गिर जाएगा, मैं तो नहीं उठा सकता। अच्छा चलो तुमने रैप करके दे दिया, अब तुम थोड़ा सो जाओ, मैं इससे थोड़ा खेलता हूँ। मतलब आप एफर्ट कर सकते हैं, सिर्फ माँ का तो नहीं है। बिल्कुल। वेस्ट में फादर्स को भी देते हैं पैटर्निटी लीव, उनको भी देते हैं जब नया बच्चा पैदा हो। भाई वहाँ इसलिए देते होंगे वो ख्याल करते हैं, यहाँ वाले अगर मर्दों को देने लगे तो वो तो और मुसीबत कर देंगे घर में रह के, घर पे और उनका चाय पानी नहीं खत्म होगा, फिर माँ को और मुश्किल, तो अच्छा है ना दे भाई। बट ये बहुत ज़रूरी है इसको रीइंफोर्स करना कि जो शुरू के कुछ महीने होते हैं वहाँ बाप भी उतना ही इन्वॉल्व हो जितनी माँ है। माँ 80% इन्वॉल्व है, लेकिन 20% वो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल। तो अब मैं सोनिया जो है वो अपनी फीलिंग्स हमसे बयान करेंगी कि उन्होंने क्या फ़ील किया उस वक्त जब उनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, यानी कि वो माँ बनी। बिल्कुल। अभी जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया, आई हैव 2 daughters माशाल्लाह। सो जब आपकी छोटी उम्र में शादी होती है ना, तो आपको वैसे भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, और एक होता है कि शादी हो जाती है तो आपकी फैमिली आपको बताती है कि प्रेगनेंसी में आपको ऐसे ऐसे होगा, या डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं ना। मुझे मेरी कोई इतनी फैमिली ने बताया ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना वो मेरी जो डॉक्टर थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो, और ना मुझे बेबी ब्लूज़ का मुझे कुछ नहीं पता था कि वो होता क्या है। मैंने ये टर्म सुनी भी नहीं थी। अच्छा मैं लेटी हुई हूँ, डिलीवरी हो गई है, सारा कुछ हो गया, मैं लेटी हुई हूँ। अब आप जब लेटे होते हैं आप छत को देख रहे होते हैं ना, सो
मुझे लगा ये नीचे आ रही है, तो मुझे ना समझ में नहीं आया ये कैसे नीचे आ सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। और मुझे अभी भी वो विजुअल पूरा याद है, और वो नीचे आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इतने में एक नर्स कुछ मुझे मेडिसिन देने के लिए अंदर आई, तो मैंने उसको कहा कि ये आपकी जो छत है ना ये नीचे आ रही है, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ गई है, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, ये मेरे ऊपर गिर जाएगी, मेरे ऊपर गिर जाएगी, और मैंने उसको बच्चों की तरह लिटरली ऐसे पकड़ लिया जैसे माँ को बच्चे पकड़ लेते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली उस वक्त नहीं थी वहाँ, और ये मॉर्निंग का टाइम था। सो वो एकदम से भागी बाहर, और वो लेकर आई मेरा, उसने बीपी चेक किया, बस चेक करके वो उसको ऐसे उठा के बाहर भाग गई, और मैं ऐसे उठ के पीछे खौफ से बैठ गई बेड पर। एक पूरी टीम डॉक्टर्स की आई है मेरे पास, और वो मुझे आके पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया बस मुझे ये लग रहा है कि आपकी छत गिर जाएगी, और मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे उसको ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो पंप नहीं कर पा रहा, जैसे बाहर आ जाएगा मेरा दिल। और एक खौफ की सी फीलिंग, जो मुझसे पूछ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि ये मत बोलें ज़ोर से, मुझे हर चीज़ आवाज़ मेरे कान में लगती थी, हर चीज़ मुझे खौफज़दा, मैं इतना खौफज़दा थी उस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक अभी भी आई गॉट गूज़ बम्प्स जब मैं ये बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर भी एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे एक स्टडी केस की तरह बना दिया गया। डॉक्टर्स की टीम हर थोड़ी देर बाद आती, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, उनके हाथ में कुछ जर्नल्स होते, और वो अच्छा और क्या हो रहा है आपको जी, अच्छा और भाई कोई मुझे सुन ही नहीं रहा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कोई मेडिसिन दे दें, मुझे मुझे सुला दिया करते थे, वो इंजेक्शन कैनोलाज लगे थे दोनों हाथों में, तो बस वो मुझे सुला दिया, मैं सो गई। और जब मैं उठी हूँ तो मैं ठीक हूँ, लोग आते थे ना तो मैं प्रिटेंड कर रही होती थी कि एज इफ आई एम फाइन, क्योंकि जब मैंने एक्सप्लेन किया मुझे ऐसे हो रहा है, अरे कुछ भी नहीं, नज़र लग जाती है, बच्चा होता है माँ के ऊपर, एक रूप आया हुआ होता है, तो नज़र लग गई है, ये है वो है, जिन्नात नज़र आने लगते हैं, माँ बड़ी रूहानी हुई हुई होती है एंड ऑल स्टफ। सो उसके बाद जो है मुझे समझ नहीं आया, हम घर आ गए। अब जब बच्चा रोए तो मुझे उसकी आवाज़ दिल में लगे, तो मैंने एक लड़की रखी हुई थी सिर्फ इसलिए कि जब वो रोए तो उसको उठा के ले जाए, वो बच्ची मेरे पास चीखे ना मारे। जब वो बच्चा ठीक होए तो वो बच्चा मेरे पास आए। और ना मुझे वो फीलिंग जैसे हालुसिनेशंस बहुत ज़्यादा, हॉरर ड्रीम्स आना, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता था कि ये, मुझे लगता था पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। ख्वाबों में भी मैं ऐसे अजीब अजीब जिन, मुझे लगता था मैं जिन भूत देख रही हूँ, और मुझे अभी तक नहीं पता कि वो क्या मैंने ख्वाब देखे। अब मैं देख रही हूँ दरवाजे को, वो खुला और वो बंद हो रहा है, और मुझे आवाज़ भी आ रही है, और मैं कह रही हूँ कि ये आपने देखा ये दरवाज़ा खुला है, बंद, रियल लग रहा है, रियली हो रहा है। तो वो कह रही नहीं ये बंद ही था। मैंने कहा मैंने अभी देखा है कि वो खुला है, बंद हुआ है। नहीं तुम्हारा वहम है, या मैं किसी को आते जाते देख रही हूँ, अजीब से फिगर्स देख रही हूँ, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, अब कोई गेस्ट आया हुआ है, हमसे बात कर रही हूँ, अब मैं पीछे आते जाते देख रही हूँ कुछ फिगर्स, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा कुछ ऐसा कि लाइक मैं ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या हो रहा है। बस ना मैंने खुद से लड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू की, मैंने किसी ने मुझे समझाया कि बेटा मेडिटेट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, नींद लो। तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं से निकल के ही रहूँगी, मुझे आई वॉन्ट गिव अप। मैंने अपने आप को ये सिग्नल्स देने शुरू कर दिया, आई वॉन्ट गिव अप, आई वॉन्ट गिव अप। और मैंने जब वो दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है तो मैं देखती रहती थी, चलो होते रहो तुम, खुल बंद, छत गिर रही है गिरती रहो, मैं भी देखती हूँ तुम गिरोगी मेरे ऊपर तो मुझे क्या ही हो जाएगा। जैसे फ़ैन चल रहा है तो मुझे लगता था अब ये गिरा मेरे ऊपर, तब ये गिरा मेरे ऊपर। मैं गाड़ी में बैठी, मुझे लगता था यहाँ से आके कोई गाड़ी मार देगी। मैं ड्राइव करना छोड़ दिया था मैंने उस ज़माने में, मुझे लगता था मैं कहीं मार दूँगी गाड़ी या कोई मुझे आके मार देगा, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और वो उस वक्त तो मैंने दबा दिया, बट उसके बाद ना ये हुआ कि वो ना ऑफ एंड ऑन मुझे ट्रिगर करने लगा। समटाइम्स अचानक से मुझे एकदम इतना खौफ आता था, और मैं शिवर कर रही हूँ, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको ब्रेक में बताया कि आई वॉज लाइव एंड आई वॉज हैविंग अ पैनिक अटैक, और मैं ऐसे मेरे पेन है और ये यूँ मेरा हाथ ऐसे लिटरली ऐसे कप आ रहा है, और मैंने अपने हाथ को ऐसे नीचे रखा, पसीने आ रहे हैं मेरे हाथों में, मेरे मुंह पे पसीने आ रहे हैं, और मैं ऐसे कि नहीं ये निकल जाएगा, ये ब्रेक आ जाए, अल्लाह ताला ब्रेक आ जाए, बस ब्रेक आ जाए। ब्रेक आई है, फिर मेरा को होस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, उसने मुझे थोड़ा सा हैंडल किया, और मैंने उसके बाद ऑन एंड ऑफ थेरेपी लेना शुरू की। वो एक अलग बात है, जब मैंने अपने थेरेपिस्ट को बताई सारी बातें तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि तुमने इतना ज़्यादा फेस किया, तुमने क्यों नहीं किसी से शेयर किया। तो मैंने उसे बताया कि जब मैंने शेयर करना चाहा तो आगे से ना मुझे सुना नहीं गया,
मुझे कोई सुनता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं एज अ स्पीकर अपीयर हुई कि मैं सुनूंगी, अगर किसी को हो रहा है मुझे आके बताओ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टीज, इफ़ यू आर एंग्शियस, जस्ट टॉक टू मी, आई एम हियर। कोई ऐसी बात नहीं है। तो पता है अल्लाह ने फिर मुझे शायद चुन लिया। फिर ऐसा हुआ कि अगर मैं प्लेन में भी सफ़र कर रही हूँ तो मेरी बराबर वाली खातून आउट ऑफ नोवेयर मुझसे कनेक्ट हो जाती थी और मुझे अपने दुख बयान करना शुरू कर देती, और मुझे कुछ नहीं पता होता था, बट मैं उन्हें अच्छे अल्फाज दे रही होती थी, उन्हें मोटिवेशन दे रही होती थी। Because you had gone through it ना, so you knew the pain. So मुझे लगा कि जो पेन मैंने बर्दाश्त किया है वो मुझे उसका लेवल पता है, वो कितनी तकलीफ़ थी और मैं कैसे गुजर रही थी, तो मैं वो तकलीफ़ किसी और को नहीं देख सकती। सरवत ने कहा ना, क्योंकि ये नजर नहीं आता। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मलाइका ने बताया इसकी फीलिंग्स अलग थी, सरवत की फीलिंग्स अलग थी, सोनिया की फीलिंग्स अलग थी, हेलुसिनेशन ये सब क्या है, ये अलग अलग फीलिंग्स में क्यों? हाँ, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे, पोस्टनेटल डिप्रेशन भी होता है, पोस्टनेटल साइकोसिस भी होता है। साइकोसिस के अंदर आपको ये हेलुसिनेशंस होती हैं, आप रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं और आपकी एक अपनी दुनिया बन जाती है। उसमें आपको लोग भी नज़र आ रहे होते हैं, उसमें आपको आवाज़ें भी आ रही होती हैं, आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। आप घर वालों से कहते हैं मैंने ये देखा, वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन आपको हो रहा होता है। वो इसलिए होता है कि डिफरेंट केमिकल्स इम्पैक्ट हुए हुए होते हैं ना। जैसे हमारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, सबके मुख्तलिफ केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके सिम्टम्स आते हैं। और इन सब की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ बेबी ब्लूज होते थे, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आता था। मुझे इतनी छोटी बात बहुत बड़ी लगती है। मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये 2 वीक्स वाला है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको परसिस्टेंट लो मूड है, आप मुस्तकिल उदास रह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद तक, तो प्लीज़ आप हेल्प ज़रूर जाएं किसी प्रोफेशनल के पास, सीख हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। 2 हफ्ते से कम वाला खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। That's the difference. साहिबा, जो ट्रामाज अगर आपके बचपन में भी आपके कोई ट्रामाज गुजरे हैं ऐसे, और आप बेबी ब्लूज से भी गुजरे हैं और आप उस डिप्रेशन में, तो ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल कुछ ज़्यादा ही आपका केस ख़राब कर देते हैं आगे जाके। ऐसा नहीं है कि ऑन एंड ऑफ थेरेपी लेते ही रहना चाहिए ताकि आप इतने सिवियर केस ना पहुँचे, क्योंकि जो पास्ट ट्रॉमाज हैं उनको भी अगर हील नहीं किया गया, इफ़ यू नॉट टॉक टू समबडी, इट्स वेरी गुड दैट यू टॉक इट आउट। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे करने हैं पब्लिक के लिए। एक तो नंबर 1 ये जो मैंने ब्रेक पे भी सरवत से पूछा था कि अब आपको सिम्टम्स पता चल गए हैं कि आपके साथ ये हो रहा है और वो आप नहीं है, तो अब उसको कैसे हल करना शुरू करें? अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सरवत, तुमने बताया था तुमने टेड टॉक्स करना शुरू की। मैंने टेड टॉक्स सुनना शुरू किया। ओके। टेड टॉक्स हैं जो 10 मिनट की भी होती हैं, 18-5 मिनट। इससे ये होता है जैसे आज हम बैठ के जब एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस भी मिल रही है, हमारी कन्फ्यूजन भी दूर हो रही है, और हमें एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि यार आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू इट, और दुनिया में और भी ख़वातीन हैं जो गो थ्रू कर रही हैं। टेड टॉक्स और इन सारी वीडियोस को देख के, बिकॉज उस वक्त जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि यू योर सेल्फ डोंट नो कि आपके साथ ये हो रहा है। आप जैसे सोनिया ने भी कहा कि मैं कंफ्यूज होती थी कि ये नीचे आ रही है, ये हो क्या रहा है। तो टेड टॉक्स और इस तरह की वीडियोस ने सेल्फ हेल्प जिसे कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि थेरेपी लेनी है, बिकॉज उस वक्त तो आई थॉट कि बस ये मुझे खुद ही हो रहा है कुछ, तो टेड टॉक्स ने मुझे इतनी हेल्प की निदा, जैसे आज मुझे बहुत हेल्प हुई ये सुनने में कि यार निदा इज ऑल्सो गॉन थ्रू इट। लेकिन कभी कभी डिप्रेशन में आपको हिम्मत नहीं होती ना, क्योंकि आप इतना गिव अप कर चुके होते हो। डिप्रेशन में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होती ना, तो उसमें ये होता है कि घर वालों का रोल बहुत है, उसमें घर वालों को स्टेप इन करना चाहिए। बच्चा ले लिया आपसे और आपको कहा अब ये 1 घंटा तुम्हारा है, डू समथिंग, तो आप उसमें मसाज ले लें, आप अपना फेवरेट शो देख लें, आप म्यूजिक सुन लें, आप कुरान पढ़ लें, सो लें। जैसे डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो जब मेरे 2 बच्चे हुए तो मुझे बेबी ब्लूज हुए थे। पता नहीं वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुए नहीं, मुझे अब तो याद नहीं है, ज़ाहिर ज़माना हो गया, लेकिन मुझे हुए थे उन दोनों की दफ़ा। और उन दोनों की दफ़ा होने की वजह से जब मैं 3rd टाइम मेरा बच्चा हुआ, तो उसके पैदा होने से पहले ही मैं अवेयर थी कि मुझे होगा, तो मुझे कुछ तैयारी करनी है। और आपने जैसे मुझे कहा पहले लाइफस्टाइल चेंज, मैंने लाइफस्टाइल चेंज प्रेगनेंसी में ही कर लिया था।
मैंने 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होते हुए मैंने मसाजेस देना शुरू कर दी, मैंने योगा करना शुरू कर दिया, मैंने अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया। पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, जो दिल चाहता था, जो क्रेविंग्स होती थी वो मैं पुरानी प्रेगनेंसीज में खा लेती थी, जो कि मेरे लिए बहुत नुकसानदेह भी थी। इस दफ़ा मैंने शुगर का इंटेक नहीं रखा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डायबिटीज़ डिस्कवर हुई है उस वक्त प्रेगनेंसी में, तो मैंने शुगर की क्रेविंग्स को छोड़ के मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा। तो हेल्दी बैलेंस डाइट। तो जब बालाज पैदा हुआ तो मुझे लगा मैं पहली दफ़ा माँ बनी, मैंने उसको पहली दफ़ा मैंने माँ बनना इंजॉय किया। मुझे पता ही नहीं था कि माँ बनने के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं, वो मैंने 3rd प्रेगनेंसी में। सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे को एंजॉय कर पाएं। बिल्कुल, मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैंने जितना बालाज की पैदाइश को इंजॉय किया है, उसकी परवरिश को किया, शायद 2 वालों को नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपनी बॉडी के साथ करना क्या है। अब देखिए निदा, ये आपका एक ट्रॉमा है, ठीक है, जिसको अगर आप सप्रेस करेंगी तो ये कहीं और किसी और साल में किसी और टाइम पे निकलेगा। It won't go away. It will not go away. So बेस्ट चीज़ ये, जैसे सोनिया कह रही है कि ऑन एंड ऑफ कीप गोइंग बैक टू थेरेपी, ताकि आपके जनरेशनल ट्रॉमास, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपके बर्थ गिविंग ट्रॉमास, ये सब आहिस्ते आहिस्ते आपके सिस्टम से निकलते रहें। अनदर थिंग दैट हेल्प्ड मी निदा वाज कि एट दैट टाइम आई डिडंट नो, मैंने लिखने शुरू कर दी, जर्नलिंग इतनी ज़रूरी है कि आप यकीन माने, इट्स लाइक गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है, वो ज़राए नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स को एक जर्नल में ही स्टार्ट करें लिखना, ताकि वो आपके सिस्टम से निकलना शुरू करें। ट्राई जर्नलिंग, इफ़ नॉट गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, फर्स्ट स्टेप इज़ ट्राई जर्नलिंग और फिर आप जाएं थेरेपिस्ट। टॉकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड। बिल्कुल, सो दैट यू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। और मुझे ना मेडिटेशन से भी बहुत हेल्प हुई थी। मैंने बहुत मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन वो जो इनहेल एक्सहेल जो सेम हियर, ब्रीदिंग, हाँ ब्रीदिंग, मुझे भी उससे बहुत एक चीज़ और, मैंने ना सूरह कुरैश का बहुत व्रत किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो सूरह कुरैश होती है, लीलाफी कुरैश, उसको वो ना खौफ के लिए होती है कि जब आपको खौफ महसूस हो तो आप वो पढ़ते हैं। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, इट हेल्प मी अ लॉट, सीरियसली। मैंने वो बहुत पढ़ी है। मैंने एक ना मुझे रिलीफ फील होता था, मुझे लगता था कि मैं एक अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ गई हूँ। उसने मुझे बहुत वो अच्छा फील करवाया। और मेडिटेशन। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सारे, जब कभी आपकी कोई बहू बेटी जाकर आपको बताए कि मैं ये फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसको सुने। आपके घर का बच्चा, बच्ची, यहाँ तक कि हस्बैंड, वाइफ, भाई, बाप, कोई भी, अगर कोई भी घर का इंसान कुछ कहता है तो प्लीज़ उसको सुने। प्लीज़, वो ऐसे ही नहीं कह रहा कि वो अटेंशन सीकर है या कुछ है। प्लीज़, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, भाइयों को भी डिप्रेशन है, उनकी अलहदा से कहानियाँ हैं, उनके अलहदा से दुख हैं, तो सुना जाए। सुनने जो माँ की बॉन्डिंग बच्चे के साथ नहीं होती, वो बच्चे को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लेटर। ये उस बच्चे का भी सवाल है, सिर्फ आपकी बहू का सवाल नहीं है, आपकी अगली जनरेशन बिल्कुल सवाल है। एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इससे पहले कि हम अपने रियल टॉपिक पे पहुँचे, मैं ज़रा जनरल सेहत की बात करूं, और वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी में खाने के बाद स्पेशली टपाल ग्रीन टी को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, आपकी इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जवान रखेंगे, कैंसर से दिफा करने में आपके लिए मददगार साबित होगा, कुदरती मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर करेगा और आपको मोटा नहीं होने देगा, आपको हेल्दी रखेगा। सो ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और हमें दुआएं दें, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि टपाल ग्रीन टी कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। के बाद रोजाना कप पिए जितना मोटापा हो जाए। नहीं, प्रेगनेंसी के बाद नहीं, नॉर्मली भी बट क्योंकि हमारा टॉपिक से रिलेट करता हुआ है तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अब। और हमारा टॉपिक आज बेसिकली है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जो कि ख़वातीन को बच्चा पैदा करने के बाद 1.25 महीने के अंदर उसको सिम्टम्स फ़ील होते हैं और उसको अच्छा फ़ील नहीं होता, उसको ये भी ख़ुद नहीं पता होता कि उसको डिप्रेशन हो रहा है, और वो अलग अलग चीज़ों में
नज़र आता है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर डिप्रेशन शुरू हो जाता है तो उसको भी हम पोस्टनेटल डिप्रेशन ही कहते हैं। अच्छा, हो सकता है, लाइक 1 साल तक भी हो सकता है। हो सकता है। सबा हमारे साथ बैठी और सबा अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे शेयर करना चाहिए। जी सबा। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो एज बहुत छोटी थी फर्स्ट बेबी के टाइम पे ना, तो मुझे हालांकि 15 इयर्स की थी मैं, तो ये था बस बेबी हो जाए। ससुराल वालों की तरफ से भी ऐसा था। बेबी जब हुआ तो बहुत खुश थी फर्स्ट वीक। अच्छा, सेकंड वीक्स में जो है ना, मुझे वो बेबी जब रोती थी मेरी बच्ची, तो फीड कराते वक्त मुझे बुरी लगने लगी थी। ये क्यों बार बार तंग करती है, ये मुझे सोने नहीं देती, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। स्टार्टिंग इस तरीके से हुई, बेबी से स्टार्ट हुआ कि वो मुझे बुरी लगने लगी। जो मैं बहुत प्यार करती थी अपनी औलाद को, अपना बेबी सबको प्यारा होता है। तो फिर उसके बाद मुझे ये थॉट्स आने लगी कि जब वो रोती थी ना, तो मेरा दिल करता था कि मैं इसको दे के ज़मीन पे पटक के मार दूँ। ओह माय गॉड। और कितनी बार अगर मैं आज भी सोचती हूँ ना, तो मेरे जहन में पूरा वो घूम जाता है कि मुझे कितनी बार ऐसा फील हुआ था कि मैं इसे दे के इतनी ज़ोर से मारूँ कि वो मतलब इसका खून निकल आए। इस तरीके की थॉट्स आनी स्टार्टिंग में मुझे शुरू हुई। अच्छा, फिर उसके बाद वो सेकंड फेज़ उसका ये स्टार्ट हुआ कि मुझे बस ऐसा फ़ील होने लगा हस्बैंड की हर बात पे कि अब मैं फ़िज़िकल वैसी नहीं हूँ तो इन्हें मैं अच्छी नहीं लग रही, इनका किसी से अफेयर चल रहा है। एक नॉर्मल बात भी मुझे ऐसा फ़ील होता था, इनका अफेयर चल रहा है इसलिए मैं इन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी मदर, मेरी फैमिली वाले भी अगर समझाएँ तो मुझे ये नेगेटिव थॉट्स आती थी, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिल गए हैं और मेरे अगेंस्ट हैं ये सब ना। वो बढ़ रही थी चीज़ मेरी, बच्ची से स्टार्ट हुई, हस्बैंड पे आई, फिर अपने घर वालों पे गई, फिर लास्ट में मेरे साथ ये होना शुरू हो गया था कि मुझे अपना आप ही बुरा लगने लगा था कि मैं अब वैसी नहीं हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा वेट गेन हो गया है। तो फिर मुझे बार बार ऐसा होता था कि मैं सुसाइड की तरफ जाने लगी थी, कि मुझे कभी ख्याल आता था कि मैं अपना हाथ काट लूँ, नस काट लूँ, अपने आप को मार दूँ, कोई ऐसी मेडिसिन्स खा लूँ कि सोई जाऊँ और फिर उसके बाद उठूँ ही नहीं। तो ये थॉट्स बढ़ते बढ़ते, अगर मैं आपको एक दफ़ा का अपना बताऊं कि हस्बैंड से मेरी थोड़ी किसी चीज़ पे हुई, मुंहमारी सी हुई, तो 3rd फ्लोर पे हम रहते थे। मैं चली गई छत पे, और छत पे गई और मैं अभी तक वो फ़ील कर सकती हूँ कि मैं बिल्कुल एंड पे खड़ी थी कि मैं यहाँ से अब जंप मारूँ, बस मुझे जंप मार दिए यहाँ से और अब ख़त्म करना है। बस वो एक लम्हा था, एक मोमेंट था कि मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया, बस उसका जो है ना फेस मेरे आगे से बस होके गया है। तो मुझे आज तक ऐसा लगता है कि जो मैं वहाँ रुक गई जंप मारने से, वो बस मेरी बच्ची का जो चेहरा मेरे सामने आया ना, उसका फेस, मैं शायद इस वजह से। फिर हस्बैंड पीछे भागते हुए कि क्या करने जा रही है, तो उन्होंने, वो भी शॉक्ड हो गए थे, वो मुझे आके रोकने की, उन्हें लगा कि मैं रोकूँगा तो ये जंप कर जाएगी। लेकिन उस वक्त अगर मैं रुकी तो सिर्फ अपनी बच्ची का चेहरा सामने आ सके, मेरी बच्ची नीचे छोटी सो रही है, लेकिन बहुत बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे तो मेडिसिन्स पे जाना पड़ा। ओके, 6 मंथ्स तक मेरा ये चलता रहा, नेगेटिव थॉट्स आती रहीं, बार बार सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करती थी। मेडिसिन्स स्टार्ट हुई, थेरेपीज़ स्टार्ट हुई, घर वालों ने भी फिर समझना शुरू किया कि इसे प्रॉब्लम हो रही है, ये पेशेंट है इस वक्त। तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है मैं हील होना स्टार्ट हो गई थी। फिर बेटर की तरफ सीवियर होता है ना, देन ओनली थेरेपीज वोंट वर्क, देन यू हैव टू गेट हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर एज वेल। एग्जैक्टली, मेडिसिन कॉम्बिनेशन होती है। फिर बातचीत का इलाज और दवा का इलाज, कभी कभी दोनों की कॉम्बिनेशन भी चाहिए होती है। मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ मैं थी जब उसका बेबी हुआ, और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हॉस्पिटल से निकली है और वो घर नहीं गई, वो सीधी मेरे साथ बाज़ार गई और वो बाज़ार से जाके एक एक चीज़ को 10-10 दफ़ा ख़रीद रही है। अगर उसने बादाम ख़रीदे तो उसने बादाम के 10 पैकेट ट्रॉली में डाल दिए, यहाँ तक कि उसके पास जो कैश था वो ख़त्म हो गया और वो ख़रीदी जा रही है, चीज़ें ख़रीदी जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, मैं भी बहुत यंग थी, मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों कर रही है ऐसा। और उसके बाद कहने लगी मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दोने था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी ट्रॉलीज़ भर के घर ख़रीद के लेके चली जाए चीज़ें। मैंने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दिया, उसने उससे
पैसे चार्ज किए, उसने जो भी ख़रीदारी की थी। फिर उसके बाद मुझे बाद में वो पता चला कि वो डॉक्टर के पास जा रही है और वो दवाइयाँ ले रही है, उसका इनिशियल स्टेज था। वो एक्सेस शॉपिंग, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था, वो वहाँ से शुरुआत हुई और वो पता नहीं कितने अरसे तक जो है वो मेडिकेशंस पे रही थी। अच्छा, इनका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, शक होने वाला। दिस इज़ ऑल्सो साइकोसिस, जिसमें आप एक्चुअली सिर्फ शक नहीं, आपको यकीन होता है कि ये लोग दे आर अगेंस्ट मी। हाँ, हस्बैंड मेरे साथ लॉयल नहीं है और घर वाले या तो लोग कहते हैं मुझे पॉइजन कर रहे हैं, मेरे खिलाफ हैं और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। दिस बेसिकली ये सब मिल गए हैं एग्जैक्टली मेरे खिलाफ महाज। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी रियल। आप क्या कह रही थी? थोड़े अरसे पहले, अबाउट 3 months ago, आई गॉट टू नो कि इसी तरह हमारी एक जानने वाली हैं, वो ये सारा गो थ्रू कर रही थी और वो 6 months से ये गो थ्रू कर रही थी ना। उनके मियाँ अंडरस्टैंड कर रहे थे, वही माँ बाप भी वही बातें हमने भी की हैं, बच्चे टिपिकल ओल्ड वाइफ्स टेल्स। शी केप्ट ऑन टेलिंग देम, साइंस देती रही, बोलती रही जैसे आपको किसी ने हेयर नहीं किया। लिसन तो सब करते हैं, बट आर यू रियली हियरिंग दैट पर्सन? दैट गर्ल कमिटेड सुसाइड 3 months ago। उसका 6 महीने का बेबी है। सो ट्रस्ट मी, ये बहुत रियल फीलिंग्स हैं। और जैसे आप बता रही थी कि आपको सुसाइड की फीलिंग्स आई, मैंने 3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की है। 3 दफ़ा निदा, ड्यूरिंग दिस पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मेरे घर में आर्ट मटेरियल बहुत होता है, तो कटर पड़ा हुआ था एक दिन, और मुझे हुआ कि मैं यूँ तो फिल्मों में काटा जाता है, अगर आपको असली मरना है तो आप वर्टिकल काटते हैं। मैं लिटरली आई वाज लाइक, अगर मैं यूँ काटूँ या यूँ काटूँ, फिर मैं ये सोचते सोचते कोई आ गया तो मैं एम्बैरेसमेंट में कि वो मुझे देख ना ले, मैंने कटर रखा और मैं कमरे में चली गई। अगर वो इंसान नहीं आता, वो हेल्प नहीं आती, हाउस स्टाफ था, तो मैं शायद, एंड इमेजिन आई एम सो स्ट्रॉन्ग, वुमन एम्पावरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें बड़ी सुपरफिशियल लगती हैं जब अंदर से आप इस चीज़ से गुजर रहे हो जो आप बयान नहीं कर पा रहे और अगला वाला देख नहीं पा रहा। इट्स अ वेरी बिग टाइम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम। सोचने समझने की सलाहियत उस वक्त मुतासर हुई भी होती है। यू कांट थिंक लॉजिकली एट दैट पॉइंट। बिल्कुल। और उस वक्त दोस्तों का होना, अच्छे दोस्तों का होना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारी माओं के टाइम पे उनको पता ही नहीं है। जैसे आप कह रही थी, बहुत सारे ख़ानदानों में 99% ये होता है कि माओं ने कोई इनलाइटमेंट, कोई अवेयरनेस अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दी भी नहीं होती। और अगर वो एक्सपीरियंस किया भी होता है ना उन्होंने, तो एक सर्टेन टाइम गुजारने के बाद ना उनको भूल जाता है कि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ था। और एम्बैरेसमेंट भी कि हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो स्ट्रॉन्ग फुट दिखाने के लिए नहीं बता। आई रिमेंबर मैं कितने दिन सिर्फ ये, क्योंकि आई वेंट थ्रू फाइनेंशियल सिचुएशन, काफ़ी क्राइसिस था, और मैं ये सोच के रोती थी कि अभी ये छोटी है, आई कांट पॉटी ट्रेन है, तो मुझे डायपर्स चाहिए, और डायपर्स बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ख़राब वाले नहीं ख़रीद सकती क्योंकि उससे बेबी को रैश हो जाएगा। मुझे सोना भी है, मैं अगर 2 घंटे भी कहीं पैम्पर छोड़ दूँगी तो उसको रैश हो जाएगा। तो मैं आई थिंक 2 हफ्ते ये सोच के रोती रही दिन रात कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके डायपर्स जो है ना अफोर्ड कर सकूँ। एंड आई टेल माई मम अबाउट इट, और शी इज़ लाइक, क्या अजीब बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तो फिर उसके बाद आई डिडंट कॉल हर, मैं अपना खुद फिर आप वही करते हो ना, यू डोंट गो आउट टू दैट पर्सन एंड सीक हेल्प। उस लड़की ने भी यही किया, वो मियाँ को बताती रही कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, सास को, माँ को, सब यही कह के टालते रहे, लेकिन वो एक्सट्रीम केस पे पहुँच गई। यू नो, इट वाज रियली समटाइम्स ऐसे भी होता है। यहाँ पर मैं ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि फैमिलीज़ ना एट टाइम्स मोहब्बत में, कि कहीं अगर मैंने इसे बता दिया कि इसको ये हो रहा है तो ऐसा ना हो उसके सर पे सवार हो जाए। तो मोहब्बत में अपनी मोहब्बत वो दिखा रहे होते हैं अपनी तरफ से कि हम इसको ये ना बताएं। या जैसे आपकी मदर ने कहा, अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो, उनको लगा होगा शायद मेरे ही अल्फाज इसको हिम्मत दिला देंगे, या ये बच्ची है तो आगे निकल जाएगी उन सोचों से। वो सिर्फ एट टाइम्स मोहब्बत में भी काम खराब कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है, सीरियस नहीं लेते ना, वो कहते हैं कि हम इसको ज़्यादा सीरियसनेस दिखाएंगे तो ये और ट्रॉमेटाइज हो जाएगी और मेंटली अपसेट हो जाएगा। तो वो मोहब्बत में भी एट टाइम्स बेसिकली आसपास के लोगों को भी हैंडलिंग आनी चाहिए।
हमें एक शो ऐसा भी करना चाहिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो उसको हैंडल कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई ऐसा आपके साथ गुजर रहा है, या कल को मेरी बेटी माँ बनती है और उसको खुदा ना खास्ता ये चीज़ बेयर करनी पड़ती है, तो कैसे मैं हैंडल करूँ। हम माँओं को भी ये ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब अगर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उन मदर्स को, उन सासों को, जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनका हस्बैंड्स को ये बता सकते हैं कि हैंडल कैसे करना चाहिए उन पेशेंट्स को, क्योंकि अगर वो कोई ख़वातीन भी हमें देख रही हैं और उन पे वो फेज़ आता है, वो भूल जाएंगी ये सब बातें। उनको पता ही नहीं होगा कि मुझे अपने आप को हैंडल कैसे करना है। तो क्या आप कुछ पॉइंटर्स ऐसे बता सकती हैं जो इर्द गिर्द के लोग हेल्प करें हैंडल करने में? देखिए, पहले तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो घर वालों से ये सुनने में आता है कि बच्चा पैदा हुआ, इतनी बड़ी नेमत मिली, तुम कैसे इतनी नाशुक्री कर सकती हो, तुम क्यों खुश नहीं हो। अब ये नहीं पता कि शी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, वो उसको ब्लेम करते हैं कि तुम खुश नहीं हो। तो घर वालों से मेरा ये है कि प्लीज़ आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपकी बहू बेटी अगर आपसे ये कहती है कि मैं उदास हूँ या मैं बच्चे को संभाल नहीं पा रही या मुझसे ये नहीं होगा, तो ये ड्रामा नहीं कर रही। और जज नहीं करें प्लीज। ये ड्रामा नहीं कर रही, ना ही वो आपसे तवज्जो ज़्यादा मांग रही है, वो किसी चीज़ से गुजर रही है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, और उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं अगर आप उनका साथ दें, अगर आप उनके हाथ बटा दें, अगर आप उनको उनके रेस्ट के लिए टाइम दें, बच्चा संभालने में उनकी हेल्प कर लें, उनके खाने पीने का, सोने का ख्याल रखें, तो काफ़ी हद तक मसले हल हो जाएंगे। और शुरू के 2 हफ्ते गुजर गए तो फिर यूर एट पीस। शुरू के 2 हफ्ते ज़्यादा ख्याल रखें ताकि उनकी जहनी सेहत और मुतासर ना हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे कल्चर में जो पहले 40 डेज़ है वो तो माँ बाप के घर काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं, तो ये मैसेज माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा है और आपके इमीडिएट फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में जो बेटी आई है वो फर्स्ट 40 डेज़ जिसको चिल्ला कहते हैं, वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दिस के उसके फर्स्ट 40 डेज़ बहुत वनरेबल है और वो अगर आपके घर आई है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको वो होलसमनेस दें, वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराएं, या सिर्फ इतना ही कर लें कि आप उसकी बैठ के बात सुन लें और आप उसकी बात में अंडरस्टैंड करें कि हाँ तुम ये गो थ्रू कर रही हो। अच्छा सरवत, बहुत सपोर्ट। पहले बच्चे में तो शायद वो चली जाती है 40 डेज़ के लिए, लेकिन जब एक्चुअल से ज़रूरत होती है कि उसका दूसरा बच्चा हुआ है या तीसरा हुआ है और उसके दूसरे बच्चे इतने छोटे हैं, तब उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त, तो बहुत सारी नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही ना, मैके में कोई संभालने वाला नहीं होता, बहुत दफ़ा वो अपने ससुराल में ही वो चिल्ला गुजारते हैं, तो माँ तो फिर शायद समझ जाती है, उसको एम्पैथी होती है अपनी बेटी से, उसको फिक्र होती है, या बहनें संभाल लेती हैं, लेकिन जो इन लॉज हैं वो नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि ये मेरे बेटे की अटेंशन गेन करने के लिए ये ड्रामे कर रही है। हाँ। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो उसको वो 2 हफ्ते दे दें, करने दें उसको गेन। अगर आपको ये भी लग रहा है वो ड्रामा करिए तो आप उसको 2 हफ्ते के लिए अपने जो पोते पोती हैं उसकी सदके छोड़ दें। बिल्कुल सही। इनकी बात में सॉरी, मुझे एक इन्हीं की बात से लगा कि अगर कोई, जैसे हम नहीं बता पा रहे थे ना, अगर आप अपनी फैमिली में देख रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा है आपकी बेटी या बहू की तरफ से, तो उसको भी ना नोटिस करें, उसके ऊपर ज़रा जस्ट कीप एन आई ऑन हर कि वो क्या कर रही है। हो सकता है वो शी इज़ गोइंग थ्रू और वो आपको कह नहीं पा रही। हाँ, आप क्या नोटिस करें। इनके बात में आई ऐड कि हम ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि हमने भी ये बर्दाश्त किया है, ये हमेशा नज़र आता है इसका आउटकम हमारी माओं और सासों को एक सर्टन उम्र में ऐसी खुदा न खास्ता वो बीमारियां लग जाती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये डिप्रेशन तो इनको अब क्यों, वो डिलेड रिस्पांस तो तब ट्रीट नहीं होया होता ना, वो एंड में जाके ट्रिगर होता है। मेरी मामा को अब जाके डिप्रेशन हुआ 9 बच्चों के बाद, अब तो रीज़न भी नहीं बनती थी बट अब है। तो अगर इसको अब टाइम पे ट्रीट कर लें, ये आपके लिए, आपकी बहू, आपकी आगे पोते पोतियों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए सदका जारिया ही कह लें। डॉक्टर साहिबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर माँ को डिप्रेशन हुआ है और उसने बच्चे के साथ उस वक्त वो रवैया जो उसको एज माँ इख्तियार करना चाहिए नहीं कर पाई, बॉन्डिंग नहीं हुई, तो बच्चे को ट्रॉमा होता है जवानी में फैमिली इफेक्ट हो सकती है, बिकॉज द किड इज गोइंग थ्रू दैट इन रिटर्न के माँ किस तरह फील कर रही है। बिल्कुल ऐसे। और औरत पे ये भी प्रेशर बड़ा होता है कि शी हैज़ टू बी अ परफेक्ट मदर। वो सोशल प्रेशर जो है ना उसको बहुत डिप्रेस करता है क्योंकि वो कर नहीं पा रही, अब वो परफेक्ट मदर नहीं बन पा रही क्योंकि शी इज़ अनएबल टू, तो वो प्रेशर उसको मजीद डिप्रेस करता है। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए था, सिर्फ उन औरतों को नहीं जो इस चीज़ से गुजरी हैं या
खुदा ना खास्ता गुजरेंगी, बल्कि उनके आसपास वालों को भी कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। और इसलिए हम सब यहाँ एक तरह से थेरेपी के तौर पर बैठे थे, हम सब इस चीज़ से गुज़रे हैं और हमने आप सबको ये सब चीज़ें इसीलिए बताई कि अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो आप अनहोने नहीं हैं, आपको अपनी चीज़ को लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। सरवत इतनी ब्रेव होके अपनी चीज़ें बता रही है, मैं बता रही हूँ, मलाइका बता रही है, सोनिया बता रही है, सब ने बताया। तो इसका मतलब ये है कि आप भी बता सकते हैं, कोई आप एलियन नहीं है। और हम आपको हिम्मत देना चाहते हैं, बिल्कुल अपने वीक मोमेंट्स को आपके लिए स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। और ये भी कि ये ट्रीटेबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ट्रीटेबल है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, ये ठीक होने वाली चीज़ है। तो क्यों ना हम इसके लिए हेल्प लें। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। एक ऐसा टॉपिक जिसको डिस्कस करना, जिसको छेड़ना, जिसको पेश करना इस तरह बहुत ज़रूरी था और आप लोगों ने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना खूबसूरत टॉपिक लेकर आने के लिए। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ HG ऑर्गेनिक्स के CEO से, आसिफ हयात मलिक, डायरेक्टर HG ऑर्गेनिक्स से, और मेरे साथ हैं अरीशा जो कि HG ऑर्गेनिक्स बेसिकली यूज़ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी ब्रांड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, बेसिकली ब्रांड बना है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा। मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम से प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक होती नहीं है, उनमें केमिकल ही यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है। ऑर्गेनिक जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका रिजल्ट थोड़ा डिले आता है, तो लोगों के मिसकंसेप्शन ख़त्म करने के लिए ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। अच्छा। अब वैसे भी नवंबर का महीना जो है वो शादियों का सीज़न है और HG ऑर्गेनिक्स कुछ लेकर आया है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि 11/11 सेल भी हर तरफ धूम है। जी, बेसिकली सेल के बाद पहले बताना चाहूँगा, हमारे प्रोडक्ट जो है तमाम प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक हैं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हार्श केमिकल से फ्री है ये। सेल की बात है, जी हाँ बिल्कुल, 11/11 सेल इस वक्त ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पे 25% ऑफ है और हमारे किट्स एंड बंडल्स पे 40% फ्लैट ऑफ है। स्पेशली जो हमारी आई स्पेशल किट है उस पर फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। कौन सी स्पेशल किट है? इस आई स्पेशल किट जो हमारी, ये क्या है? ये आई स्पेशल किट है। इसमें क्या होती है? बेसिकली ये फेशियल किट इंस्पायर एक थेरेपी से। अच्छा। हमारी जो आई स्पेशल किट है, जो आपने देखा वो मॉर्निंग में स्टार्स जो होते हैं उनके आइस कोल्ड वाटर से थेरेपी फेस डंकिंग करते हैं। मेकअप करने से पहले अपनी पफीनेस खत्म करने के लिए उससे ठंडे पानी में डालते हैं। आपके ब्लड वेसल्स होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, फेस स्लिम नजर आता है। जी। लेकिन वो इजी प्रोसेस भी नहीं हर बंदा कर सके और उससे आपके डार्क सर्कल वगैरह रिमूव नहीं होते। ये फेशियल किट क्या थेरेपी प्लस आपकी स्किन टोन बेहतर कर देता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, ब्लड वेसल तो श्रिंक होती हैं, साथ में ब्लैक हेड्स, ठंडा भी फील होता है। जी, थेरेपी टाइप है ना। थेरेपी कितने प्रोडक्ट्स हैं इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं आपकी ना। अच्छा। 4 स्टेप्स हैं। अच्छा। क्लींजर है, स्क्रब है, मसाज है, मास्क है, इंडियन हाइड्रेटिंग सीरम है। तो ये हफ्ते में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? आप विदिन वीक यूज़ करें, वन टाइम करें, इनफ रहेगा। तो ये आपकी बेसिकली HG ऑर्गेनिक्स की जो वजह शोहरत है वो कौन सी आपकी प्रोडक्ट बनी? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन स्पेशली आई स्पेशल किट की बात करूँगा क्योंकि ये पाकिस्तान में हमने सबसे पहले लॉन्च करी। अच्छा। जी, इसके अंदर हाइड्रेटिंग फॉर्मूला और प्लस थेरेपी की वजह से ये बहुत ज़्यादा हिट हुई है। इसके वन टाइम के इस्तेमाल से क्या होता है, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। अच्छा। आपके वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। अच्छा। आपकी आई पफनेस कंट्रोल होती है। रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, ओपन पोर्स को ट्रीट करता है और उसके एक बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन और ग्लो लुक करती है। थेरेपी प्लस फेशियल दोनों चीज़ें एक साथ। अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर आपके कस्टमर्स जो हैं वो क्या फीडबैक देते हैं आपको? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हमारा ब्रांड बिल्कुल भी। पहले तो क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ। जैसे फेशियल किट की बात करता हूँ मैं, मार्केट में जितने भी ब्रांड पाए जाते हैं वो 30 ग्राम या 50 ग्राम की पैकेजिंग ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। जिस प्राइस टैग में उस प्राइस टैग में हमारा ब्रांड 100 ग्राम की पैकेजिंग दे रहा है। अच्छा। और इसमें 5 स्टेप्स भी हैं। और इसी तरह सीरम्स हैं, हमारा मिनिमम पैकेजिंग जो है 30 ml की है। मार्केट में 15 ml से स्टार्ट होती है और उस प्राइस टैग में हम 30 ml ऑफर कर रहे हैं। तो लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन जाता है प्राइस कम है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तमाम प्रोडक्ट 100% डर्माटोलॉजी टेस्टेड हैं। क्वालिटी का अंदाज़ा कस्टमर के फीडबैक से लगाया जाता है। कस्टमर के हमारे 100% फीडबैक्स हैं, उनके हमारे रिव्यूज़ आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
और किसी ब्रांड की कामयाबी होती है उसका रिटर्निंग कस्टमर। हमारा हर कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्निंग कस्टमर है। स्पेशली लास्ट सेशन में हमने इंस्टेंट ग्लो स्क्रब इंट्रोड्यूस कराया था, तब से अब तक इसका हम स्टॉक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को इतना पसंद आया, जो उसने एक बार ही परचेज़ किया ना, उसने लोगों को नेक्स्ट टाइम हमसे 4 पीस 5 पीस परचेज़ किया एज अ गिफ्ट करने के लिए लोगों को, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हिट है ये। अच्छा अरीशा, आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, तो एजे ऑर्गेनिक के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अरीशा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हेयर फॉल की वजह से मेरे बालों में जगह जगह गैप आ गया था और एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो गया था। ओके। तो मैंने बहुत सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करी हैं, पर मुझे उनसे कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिले थे। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एजे ऑर्गेनिक्स की हेयर रिवाइवल किट सजेस्ट की थी। ये 100% ऑर्गेनिक है और मेरे बालों की आप लेंथ देखें और बहुत वॉल्यूम आया है मेरे बालों में। हाँ। बहुत वॉल्यूम आया है मेरे बालों में, और मेरे बालों में जो एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे भी रीग्रोथ हुई है इस किट की वजह से। तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है, और ये हेयर फॉल, एलोपेशिया, हेयर रिपेयर का कंप्लीट फार्मूला है। अच्छा, हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो अभी अरीशा ने डिस्कस किया। बेसिकली हमारा लास्ट सेशन में बताया था, हमारा हर्बल शैम्पू जो है ना, हर्बल शैम्पू नहीं है सिर्फ, वो मेडिकेटेड भी है। अच्छा। उसमें हमने विटामिन B7 जो नॉर्मली बायोटीन के नाम से जाना जाता है वो यूज़ किया है हमने। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम तमाम ब्रांड्स यूज़ नहीं करते, लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है इंग्रेडिएंट आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए। अच्छा। इस तरह अनियन कैरी ऑलिव स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऑल ट्रेडिशन से। प्याज के पानी लोग निकालते थे, ऑयल निकालते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मेली और इचिंग करता है, तो उसका सॉल्यूशन है अनियन ऑयल हमारा। ओके। हेयर ग्रोथ सीरम बेस करता है हमारा कोकोनट ऑयल के साथ, रोजमेरी ऑयल जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जी। प्लस विटामिन ई उसमें ऐड है। तो आपका कोई एलोपेशिया का मसला है या आपके बाल रीग्रोथ नहीं हो रहे, लेंथ कम है, तो उसके लिए वो सीरम बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। विद इन 1 मंथ के आपको इस्तेमाल से आपकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो इंस्टेंट ग्लो स्क्रब जो आपका है उसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताएं। इंस्टेंट ग्लो स्क्रब बेसिकली हमारा इंस्पायर है हैंड एंड फुट से। अच्छा। हैंड फुट हमारी बहुत ज़्यादा हिट प्रोडक्ट रही है, तो उसके हमने सोचते बना के फेस के लिए भी कुछ होना चाहिए इंस्टेंटली। लोगों को फेशियल करना नहीं होता, टाइम नहीं होता, विद इन 15 मिनट फेशियल में लग जाते हैं। आप 5 मिनट्स में अपना इंस्टेंट ग्लो स्क्रब से फेशियल कर सकते हैं, कंप्लीट फेशियल है। उसमें स्क्रब भी है, क्लींजिंग भी है, मसाज भी, ईच एंड एवरीथिंग। बाद में आपने मास्क अप्लाई करना है जस्ट। ये कॉफ़ी बेस है, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें वाइटनिंग के लिए प्लस हमने ग्लूटाथायोन ऐड किया है, विटामिन ई ऐड किया है, ग्लिसरीन ऐड है। ये इसके इस्तेमाल से आपके डेड सेल सारे रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। आपको जो पूरा फेशियल करने में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट, आपको 5 मिनट्स में आप रेडी। आपने कहीं भी जाना है, बस इस 1 टैप लिया, स्क्रब किया, गो, रेडी, गुड टू गो। हाँ। अच्छा, आपकी जो सनस्क्रीन है उसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड है, प्लीज़ उसके बारे में बताएं। सनस्क्रीन के बारे में लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन बना दी कि वाइट होती है, ये सनस्क्रीन होती है। मार्केट में जितनी सनस्क्रीन दी जा रही है, वो सनस्क्रीन नहीं, जैसे वो वाइट क्रीम होती है, वो SP40 या SP20 रेटिंग के साथ आती है। वो प्रोटेक्शन भी इतनी खास नहीं करती है, और ड्राई होने के बाद उसमें ना रैंकल्स आ जाते हैं, अजीब सा चेहरा लगता है, फटा सा चेहरा लगता है। तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला, ये SP60 रेटिंग के साथ आती है। अच्छा। रेटिंग भी प्लस है, अल्ट्रा प्रोटेक्शन है, और इसका ट्रांसपेरेंट फॉर्मुलेशन के साथ है। अब लगाएं चेहरे पे, पता भी नहीं चलता आपने कोई चीज़ लगाई भी है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। आप इसको मेकअप के तौर पर, मेकअप के नीचे बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। 11/11 की जो सेल है उसके बारे में ऑडियंस को बताएं। जी, सेल हमारी इस वक्त ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, 11/11 सेल। उसमें हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 25% ऑफ मिल रहा है, और हमारे बंडल से फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है। स्पेशली 11/11 सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है, तो उस पर हमने आई स्पेशल किट पे अपनी फ्लैट 50% का ऑफ लगाया है। 11/11 का मतलब कि लाइक टुडे, 11/11 से ऑनवर्ड 11 डेज। अच्छा, लिमिटेड टाइम, ऑनवर्ड 11 डेज। ऑनवर्ड 11 डेज। ये 11/11 सेल में आपको फ्लैट 50% पे ऑफ पे मिलेगी। फेशियल किट 6000 की किट है, अब सिर्फ 3000 में मिलेगी, लिमिटेड टाइम के लिए। और हमारी तमाम प्रोडक्ट हमारी सिर्फ वेबसाइट से परचेज करें या स्क्रीन पे दिए गए नंबर से परचेज करें, क्योंकि मार्केट में कॉपीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा। हमारी वेबसाइट है www.hjorganics.com। थैंक यू। सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आज के शो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो प्रैक्टिकली उसे अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें और खुश रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।